वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है द वाइफ ऑफ बाथ्स टेल बाय जेफरी चौसर। जेफरी चौसर की शॉर्ट स्टोरी की कलेक्शन है द कैंटरबरी टेल्स। उसमें से एक टेल है द वाइफ ऑफ बाथ्स, जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हम टाइटल को डिस्कस करेंगे, इसका प्रोलॉग देखेंगे, इस पूरी टेल को भी देखेंगे। तो अपना लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो हम इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं। द वाइफ ऑफ बास टेल, इसको मिडल इंग्लिश में जो है वो लिखा गया था। एंड जेफरी चौसर की जो कैंटरबरी टेल्स है उसमें जो है ये बहुत फेमस है। अब कैंटरबरी टेल्स का इंट्रोडक्शन भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। द कैंटरबरी टेल्स, जो कि मिडिल इंग्लिश में ही लिखी गई थी, ये एक कलेक्शन है स्टोरीज़ की जिसमें जेफरी चौसर जो है वो डिफरेंट कैरेक्टर्स की स्टोरीज़ को नरेट करते हैं। एंड ये मिडिल इंग्लिश का टाइम जो है वो दिखाते हैं कि उस टाइम पे जो है वो सोसाइटी में क्या चेंजेस आ रहे थे, सोसाइटी जो है वो कैसे करप्शन की तरफ जा रही थी। एंड सभी करेक्टर्स जो है ना वो किस तरह से चेंज हो रहे थे। और ये लिखी जो है ये 1387 से 1400 के दरमियान गई थी। द कैंटरबरी टेल, इसका जो प्रोलॉग है, एंड जेफरी चौसर, इन दोनों को जो है वो एक सेपरेट वीडियो में भी जो है वो डिस्कस किया गया है। उस वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप कैंटरबरी टेल्स का इंट्रोडक्शन, इसका जर्नल प्रोलॉग और जेफरी चौसर को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आप उस लेक्चर को जो है वो देख सकते हैं। फर्दर आते हैं हम टाइटल की तरफ। आज जो स्टोरी हम नरेट करने वाले हैं या फिर जो आज स्टोरी हम डिस्कस कर रहे हैं वो है द वाइफ ऑफ बाथ्स। अब द वाइफ ऑफ बाथ, यहाँ पे टाइटल किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है वाइफ का। मीन्स के यहाँ पे मैरिड वुमेन को जो है ना वो एड्रेस किया गया है, उसकी टेल जो है वो डिस्कस की गई है। एंड ये जो मैरिड वुमेन है ये बिलोंग कहाँ से करती है? बाथ से करती है। बाथ जो कि एक टाउन है इंग्लैंड में। सो टाइटल यहाँ पे वुमेन का रोल को रिप्रेजेंट करता है कि एज अ वाइफ जो है वो वुमेन का क्या रोल है, वो किस तरह से सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है, एंड सोसाइटी उससे जो है वो क्या एक्सपेक्टेशंस रखती है। एंड अगर कोई वुमेन जो है वो बहुत सारी मैरिजेस में इन्वॉल्व हो, उसके बहुत सारे हस्बैंड्स रहे हों, तो उसको सोसाइटी कैसे देखती है? उसको डिसलॉयल कहा जाता है, उसको करेक्टरलेस जो है वो कहा जाता है। तो द वाइफ ऑफ बाथ यहाँ पे सभी वुमेन्स को जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रही है, और उसके जो रिलेशनशिप्स हैं एंड उसका जो एक्सपीरियंस है उसको वो रिप्रेजेंट करती है। सो वाइफ का वर्ड जो है वो वुमेन के लिए यूज़ किया गया है क्योंकि वो एक मैरिड वुमेन है। एंड जो बाथ का वर्ड है वो बाथ टाउन है इंग्लैंड में, इसलिए इसको यूज़ किया गया है। एंड ये जो वाइफ है वो बाथ से बिलोंग करती है, इंग्लैंड से बिलोंग करती है। तो उसके एक्सपीरियंसेस को डिस्क्राइब करने के लिए, उसकी जो लाइफ की जर्नी है उसको डिस्क्राइब करने के लिए ये टाइटल जो है वो इस टेल को दिया गया है। फर्दर आते हैं हम प्रोलॉग की तरफ। द वाइफ ऑफ बाथ टेल से पहले जो है वो एक प्रोलॉग दिया गया है। उस प्रोलॉग में जो वाइफ ऑफ बाथ है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है। वो अपना एक ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट देती है कि उसकी जो वाइफ की लाइफ है वो कैसी थी। एज अ वाइफ उसने क्या चीज़ें एक्सपीरियंस की और वो मैरिज को कैसे देखती है। वो बताती है कि उसके जो है ना वो 5 हस्बैंड्स रहे हैं, जिसमें से जो उसके 3 हस्बैंड्स थे वो बहुत अच्छे थे, लेकिन जो उसके 2 हस्बैंड्स थे वो अच्छे नहीं थे। उसके बाद वाइफ ऑफ बाथ बताती है कि ये अपने हस्बैंड्स को जो है वो कंट्रोल करती थी, उनकी वीकनेसेस को जो है ये कंट्रोल किया करती थी। एंड उनको जो है ये बेड पे सेटिस्फाई नहीं किया करते थे, ताकि इसके हस्बैंड्स जो है ना वो वाइफ ऑफ बाथ को कुछ मनी दे, उसको फाइनेंशियली जो है वो सपोर्ट करे। एंड वाइफ ऑफ बाथ जो है ना वो अपने हस्बैंड्स को कंट्रोल करना चाहती थी एंड उनको ये कंट्रोल करती भी थी। उसके बाद वाइफ ऑफ बात बताती है कि सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट करती है कि हम सबमिसिव हों, वुमेन जो है वो अपने हस्बैंड्स को फॉलो करें, उनके ऑर्डर्स को फॉलो करें, उनको ओबे करें। बट वाइफ ऑफ बात कहती है कि मैं उन सबसे डिफरेंट हूँ, मैं अपने हस्बैंड्स को फॉलो नहीं करती, बल्कि मेरे हस्बैंड जो है वो मुझे ओबे करते थे, मेरी हर ख्वाहिश, मेरी हर विश को पूरा करते थे, तब जाकर जो है मैं उन्हें सेटिस्फाई किया करती थी। फर्दर प्रोलॉग में वाइफ ऑफ बाथ जो है ना वो अपनी इंटेलिजेंस के बारे में बताती है, अपने वेट के बारे में बताती है, और इसके एक अनअपोलोजेटिक व्यूज़ हैं मैरिज के, रिलेशनशिप के। ये अनअपोलोजेटिक व्यूज़ ही हुए ना कि वो अपने हस्बैंड को कंट्रोल करना चाहती है, वो मल्टीपल मैरिजेस पर बिलीफ रखती है। उसके बाद वाइफ ऑफ बाथ ये भी बताती है कि जब मैंने बहुत सारी मैरिजेस की तो सोसाइटी जो है ना वो मेरे अगेंस्ट चली गई, उसने मुझे क्रिटिसाइज़ किया, मुझे बाइबल के रेफरेंसेस दिए गए, मुझे क्राइस्ट के रेफरेंसेस दिए गए कि क्राइस्ट ने जो है वो जस्ट एक मैरिज की थी। उसके बाद मुझे बाइबल के बहुत सारे रेफरेंसेस दिए गए कि उन सब लोगों ने जो है ना वो जस्ट एक मैरिज की, और वैसे भी वुमन को जो है वो लॉयल होना चाहिए और एक ही हस्बैंड जो है वो रखना चाहिए।
वाइफ ऑफ बाथ कहती है कि ये आपके अपने एक्सपीरियंसेस पे डिपेंड करता है कि आप बहुत सारे हस्बैंड्स भी रख सकती हैं। अगर आप एक हस्बैंड के साथ जो है वो हैप्पी नहीं है तो आप नेक्स्ट पे आएँ, नेक्स्ट पे हैप्पी नहीं है तो उससे नेक्स्ट पे आ जाएँ। तो वाइफ ऑफ बाथ जो है ना वो टोटली जो है वो ऑपोज़िट है सोसाइटी के। इसीलिए वाइफ ऑफ बाथ के कैरेक्टर को क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है सोसाइटी की तरफ से, इसके सराउंडिंग्स में जो थे या फिर इसके हस्बैंड्स थे या फिर इसके जो रिलेशनशिप्स थे उनकी तरफ से। क्योंकि इसने जो है वो मल्टीपल मैरिजेस की, 5 इसके हस्बैंड्स थे, तो वो 5 हस्बैंड्स का जो एक्सपीरियंस है वो वाइफ ऑफ बाथ के पास है, जो कि वो अपने प्रोलॉग में डिस्कस करती है। इसके बाद जो है वो दी वाइफ ऑफ बाथ टेल आती है। अब प्रोलॉग और टेल दोनों जो है ना ये डिफरेंट चीज़ें हैं। प्रोलॉग में दी वाइफ ऑफ बाथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है, उसका जो ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है वो शेयर करती है। और दी वाइफ ऑफ बाथ टेल में वो एक टेल जो है वो नरेट करती है, जिसमें वो नाइट की टेल जो है वो सुनाती है। अब इन दोनों में कॉमन जो चीज़ है वो जस्ट एक थीम कॉमन है, क्योंकि उसमें भी मैरिज को डिस्कस किया गया है, इसमें भी मैरिज को डिस्कस किया गया है, इसमें भी वुमेन को डिस्कस किया गया है, एंड प्रोलॉग में भी जो है वो वुमेन को ही डिस्कस किया गया है। जो कहानी है वो शुरू किस तरह से होती है। द वाइफ ऑफ बाथ ये किंग आर्थर के टाइम पे जो है ना वो सेट की जाती है। उसके कोर्ट से ये कहानी जो है ना वो शुरू होती है। अब उस टाइम पे किंग आर्थर के टाइम पे कुछ ऐसा था, फेरीज हुआ करते थे, एल्व्स हुआ करते थे, उसके बाद ये सब जो है ना वो गायब हो गए। फेरीज एंड एल्व्स ये हम यहाँ पे फैंटेसी के एलिमेंट्स ले सकते हैं, या फिर फैंटेसी के कैरेक्टर्स कह लें, या फिर ब्यूटीफुल वुमेन कह लें। इस टाइप के जो कैरेक्टर्स हैं ना वो उस टाइम पे हुआ करते थे। उसके बाद ये सब जो है वो गायब हो जाते हैं, डिसअपेयर हो जाते हैं। इसके बाद इनकी जगह पे फ्रायर्स आ जाते हैं एंड मेंडिकेंट्स आ जाते हैं। अब ये जो फ्रायर्स हैं ये जो है वो रेप करते हैं, और वुमेन का जो है ना वो कहीं भी रेप कर देते हैं, उनको जो है ये कहीं भी जो है वो प्रेग्नेंट कर देते हैं। तो सोसाइटी यहाँ पे जो है ना वो थोड़ी बहुत करप्टेड हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, किंग आर्थर के कोर्ट में एक दिन यंग नाइट आता है और अपने साथ ये एक ब्यूटीफुल मेडन को लेकर आता है। जब ये कोर्ट में आता है तो ये उससे जो है ना वो बहुत इंस्पायर्ड होता है, जो उसके साथ ब्यूटीफुल वुमेन होती है, और ये उसका रेप कर देता है। अब जब ये रेप करता है तो ये केस जो है वो कोर्ट में जाता है, और किंग इसको जो है ना वो डेथ अनाउंस कर देता है। बट जो क्वीन है वो किंग को कहती है कि नाइट को हमें एक चांस देना चाहिए कि वो अपनी लाइफ को बचा सके। तो क्वीन जो है वो नाइट को एक टास्क देती है कि तुमने एक सवाल का जवाब लेकर आना है कि इस दुनिया में जितनी भी वुमेन हैं वो सबसे ज़्यादा क्या चाहती हैं, उनकी जो है ना वो सबसे बड़ी विश क्या है। नाइट जो है ना वो अपने सवाल का जवाब ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अब वो डिफरेंट वुमेन से मिलता है, उनसे जाकर इस सवाल का जवाब मांगता है, तो इसको जो है ना वो डिफरेंट आंसर्स मिलते हैं। कोई कहता है कि विमेन जो है वो जस्ट जो है वो गोल्ड डिगर्स होती हैं, उन्हें जो है वो मनी चाहिए होती है। कोई कहता है कि विमेन जो है वो सिंपल लाइफ को जो है वो प्रेफर करती हैं। तो नाइट को जो है ना वो कोई प्रॉपर आंसर नहीं मिलता है। अब नाइट का जो आंसर का डे है वो बहुत इसके करीब आ चुका है। तो ये जो है ना वो कोर्ट की तरफ जा रहा होता है, तो रास्ते में जंगल में इसको कुछ ना विमेन नज़र आती हैं। तो जब ये उनके पास जाता है तो वो सारी विमेन जो है वो गायब हो जाती हैं। उनमें से एक ओल्ड वुमन जो है वो नाइट को मिलती है, और नाइट उसे कहता है कि क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। मेरा एक सवाल है कि इस दुनिया में जितने भी विमेन हैं उन्हें इस वर्ल्ड में क्या चाहिए, या फिर उनकी सबसे बड़ी विश क्या है, क्या तुम मुझे इस चीज़ का आंसर कर सकती हो। तो ओल्ड वुमन नाइट को कहती है कि मैं तुम्हें इस चीज़ का जवाब दे सकती हूँ, और मैं तुम्हें बिल्कुल एक्यूरेट आंसर दूंगी, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मुझसे जो है वो शादी करना होगी। नाइट बहुत कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि अगर वो ओल्ड वुमन की ऑफ़र को एक्सेप्ट ना करता तो वैसे भी उसका तो मर्डर हो जाना था, उसको हैंग कर दिया जाना था कोर्ट में जाकर, अगर वहाँ पर जाकर ये बिल्कुल ठीक जवाब नहीं देगा। तो नाइट जो है वो ओल्ड वुमन की बात को मान लेता है। उसके बाद नाइट जो है वो ओल्ड वुमन के साथ मिलकर कोर्ट में जाता है, और वहाँ पर जाकर जो है ना ये आंसर करता है, और सरे कोर्ट के सामने ये जवाब देता है किंग और क्वीन को कि इस दुनिया में जितनी भी विमेन हैं वो चाहती हैं कि वो अपने हस्बैंड्स की, अपने लवर्स की इंचार्ज बने, उन्हें कंट्रोल करें। हस्बैंड्स एंड लवर्स जो हैं वो विमेन को ओबे करें। जब क्वीन ये आंसर सुनती है तो सब लोग जो है वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, एंड नाइट की जो लाइफ है वो बच जाती है। देन क्या था, नाइट की लाइफ यहाँ से कोर्ट से तो बच गई, बट नाइट ने ओल्ड वुमन के साथ प्रॉमिस किया था कि अगर नाइट की लाइफ जो है वो बच गई कोर्ट से, कोई ने उसको हैंग ना किया, तो नाइट को जो है वो ओल्ड वुमन से शादी करना होगी। अब नाइट जो है वो यहाँ पे बहुत कंफ्यूज्ड होता है, क्योंकि वो एक ओल्ड वुमन से शादी नहीं करना चाहता था। अब नाइट और ओल्ड वुमन की एक सिंपल सी मैरिज जो है ना हो जाती है।
उसके बाद क्या था, नाइट जो है वो बहुत मिजरेबल होता है। ओल्ड वुमन जो है वो नाइट से पूछती है कि तुम इतने मिजरेबल क्यों हो, तुम इतने पेन में क्यों हो, इतने सैड क्यों हो। तो नाइट जो है वो ओल्ड वुमन को बताता है कि वो कभी भी नहीं चाहता था कि वो एक ओल्ड लेडी से शादी करे, एक अगली लेडी से जो है वो शादी करे। ओल्ड वुमन उसके बाद नाइट के सामने जो है ना वो कुछ ऑप्शंस रखती है। वो कहती है कि तुम क्या चाहते हो, या तो मैं ब्यूटीफुल हो जाऊं, मैं डिसलॉयल हो जाऊं, या फिर मैं ऐसे ही ओल्ड रहूं, सिंपल रहूं, अगली रहूं। नाइट जो है ना वो बहुत कंफ्यूज्ड होता है और ओल्ड वुमन को कहता है कि तुम्हारा जो दिल चाहता है वो तुम करो, मुझे तुमसे जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाइट जब ओल्ड वुमन को अथॉरिटी देता है कि वो जिस करेक्टर में भी रहेगी मैं उसे एक्सेप्ट करूँगा, तो ओल्ड वुमन जो है ब्यूटीफुल और अच्छी हो जाती है। उसके बाद ये अपनी हैप्पी मैरिज लाइफ जो है ना वो गुजारते हैं। उसके बाद ये जो वुमन है, ये जो ओल्ड वुमन है, क्योंकि वो अब ब्यूटीफुल बन चुकी है और उसका जो करेक्टर है वो भी अब गुड हो चुका है, तो वो अपने हस्बैंड की ओबीडियंट बन जाती है और उस टाइम की सोसाइटी की नॉर्म्स को, उसकी वैल्यूज़ को फुलफ़िल करती है। देन वाइफ ऑफ बाथ, ये जो टेल है वो इस चीज़ के साथ कंक्लूड होती है, जिसमें वाइफ ऑफ बाथ जो है ना वो विश करती हैं कि हर वुमन को यंग, मीक और फ्रेश हस्बैंड मिले। वो जीसस से जो है ना वो विश करती है, उसे प्रेयर करती है कि जितनी भी वुमन है इस दुनिया में, या फिर जितनी भी वुमन है इस दुनिया में, उन सबको जो है वो ऐसे हस्बैंड्स मिलें जो कि सबमिसिव हों, उनके ऑर्डर्स को फॉलो करें, एंड वुमेन्स जो है ना वो अपने हस्बैंड्स को कंट्रोल करें। एंड यहाँ पे द वाइफ ऑफ बाथ जो टेल है वो एंड हो जाती है। सो द वाइफ ऑफ बाथ के करेक्टर से आपने जो है वो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मिडल एजेस में उस टाइम पे जो वुमेन है उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता था। उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो अपने हस्बैंड्स को फॉलो करें, वो जस्ट अपने घरों पर रहें, अब एज अ वाइफ जो है ना वो अपना रोल प्ले करें। सोसाइटी में उन्हें जो है ना वो कोई एक्टिव रोल नहीं दिया जाता था। तो दी वाइफ ऑफ बाथ जो करेक्टर है, उसने 5 मैरिजेस की, मल्टीपल मैरिजेस की। उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि जब मैंने बहुत सारी मैरिजेस की तो मुझे डिसलॉयल, करेक्टरलेस ऐसे टाइटल्स जो हैं वो दिए गए, क्योंकि वुमेन से ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की जाती ना कि वो बहुत सारी मैरिजेस में इन्वॉल्व हो, बहुत सारे उसके हस्बैंड्स हों, एंड वो सोसाइटी के बिल्कुल अपोजिट चले। तो इसीलिए दी वाइफ ऑफ बाथ को जो है वो क्रिटिसाइज़ किया जाता है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि ये जो प्रोलॉग है, ये जो दी वाइफ ऑफ बाथ टेल है, वो आपको यहाँ तक समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। एंड जो जर्नल प्रोलॉग का जो वीडियो है उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।